मारपीट। ये सवाल इसीलिए क्योंकि रामगढ़ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां रजरप्पा मंदिर परिसर में युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने हरकत में आई और 4 जैप जवान और 1 होमगार्ड को निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रजरप्पा मंदिर परिसर में विवाद, श्रद्धालुओं की आस्था पर पुलिस का डंडा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मारपीट क्यों? पुलिस का काम भक्तों को पीटना है या उनकी रक्षा करना? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में पुलिस की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना मंदिर परिसर की है, जहां उस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस युवक को पुलिस पीट रही थी, उसकी मां और पत्नी भी वहीं मौजूद थी। दोनों महिलाएं लगातार पुलिस से युवक को छोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी बात सुनी नहीं और युवक की पिटाई करते रहे। तमाम मामलों पर संज्ञान लेने को कहा है और उनसे यह अनुरोध भी किया है कि तमाम संलिप्त पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को चिन्हित करके उनको निलंबित किया जाए और निष्पक्ष इस घटना की जांच हो। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख रामगढ़ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस अधीक्षक खुद रजरप्पा मंदिर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात 4 जैप जवानों और 1 होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया। झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अधिकारी पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी अब किसी की भी नहीं सुन रहे। इतनी समस्या इस राज्य में, अफसर वास्तव में बेलगाम, किसी की कोई बातें नहीं सुनते। हमको लगता है शायद सीएम के भी बात लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये पता नहीं। तो ऐसे अफसरों को जब एक बार दंड देंगे सार्वजनिक रूप से, तो फिर दूसरा कोई भी अफसर इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन से न्याय होगा या पुलिस कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा पर कोई आंच न आए। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान, रांची से निरंजन की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सागजी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा बस्ती में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह से अब तक 15 से 20 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। इस घटना से बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम से की है। आश्वासन दिया गया है कि जल्द सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। तो कुत्तों के आतंक से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो दहशत में हैं, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। 15 से 20 लोगों को अब तक ये आवारा कुत्ते शिकार बना चुके हैं। जोर से हमला किया, पूरा चमड़ा निकाल दिया एकदम। कितने लोगों को काटा? ये लगभग 15-17 आदमी था। बच्चा लोग को ज्यादा काटा। एक ही कुत्ता? हाँ, और बकरी का एक ठो का हाथ निकाल दिया। मैंने देर को काट दिया, देवर को। सुबह से कितने लोग? सुबह से लेकर अभी तक 10 जन को काट दिया। कितना डर लग रहा है? बहुत डर रहा है। बच्चे लोग निकलने में डर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है, मेरा बेटा को भी पैर में काट दिया काला कुत्ता एक ठो। कुत्ता 4-5 दिन से अटैक कर रहा है, छोटा बच्चा को, जानवरों को, सबको। एक कचरा के चलते सब कुत्ता लोग कहीं से भी ले आता है और जर्सी ले आके यहाँ छोड़ देता है। यहाँ से गंद मंद खाता है बच्चा, स्कूल वाला को, सबको। अभी तो बहुत डर लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चा लोग जो जा रहा है ना, वो लोग डर रहा, बोल रहा आंटी पकड़ी है मेरे को, कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। परेशान हो गए। कितना कुत्ता का झुंड है?
है 10-15 बगान में काला गेट है ना, उसमें बहुत कुत्ता है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित गुरुद्वारा बस्ती में इन दिनों कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब जो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग जब घर से निकल रहे हैं तो हाथों में किस तरह डंडे लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार कुत्तों का आतंक जो है वो क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और जंगली कुत्ते जो है बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और बेरहमी से उनको नोच रहे हैं। हालांकि बच्चे जो है अब घर से निकलने में कतरा रहे हैं, स्कूल जाने में कतरा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने नगर निगम को शिकायत भी की है, क्योंकि रोजाना 10 से 15 लोगों को आवारा कुत्ते जो है काटने से वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने नगर निगम को शिकायत की है, मगर अब देखना यह है कि इन क्षेत्र में जो आवारा कुत्तों का आतंक है वो कब तक खत्म होता है और जो इनका डर है, वो डर का माहौल कब, जो आतंक है वो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते जा रहा है। हालांकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मगर नगर निगम के जो अधिकारी है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद अधिकारियों की आंख कब तक खुलती है और कब तक जो शहर के बस्ती इलाकों में जो आवारा कुत्तों का आतंक है उसे लगाम लगा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए खबर अब गुमला से है, जहां बच्चा चोर के अफवाह में उग्र भीड़ ने मानसिक रूप से बीमार महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना बिशनपुर प्रखंड लापू गांव की बताई जा रही है। बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों ने महिला को रस्सी से बांध करके पीट कर उसको अधमरा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। जोहार दर्शकों, अभी हम सूचना प्राप्त हुई थी लोकल थाना को कि एक महिला है जो वृद्ध महिला है जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इधर उधर घूम रही थी। तो लोगों के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा कुछ अफवाह जनित बातों को देखते हुए उनके साथ मारपीट की गई। तत्पश्चात थाना का जो पुलिस पदाधिकारी उसको सदर हॉस्पिटल ये प्राथमिक उपचार के लिए बिशनपुर लाए गए, जहां देर रात उनका इलाज हुआ, वहां उनकी मृत्यु हो गई है। गुमला जिला में लगातार बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिशनपुर प्रखंड में एक वृद्ध महिला को ग्रामीणों के द्वारा बच्चा चोरी के शक में पीट कर निर्मम हत्या कर दिया गया है। यह जो ताजा मामला है पूरा बिशनपुर प्रखंड के लापू गांव में घटा है, जहां सुबह के वक्त में एक विक्षिप्त टाइप से महिला गांव में घूम रही थी, जिसे ग्रामीणों के द्वारा में बच्चा चोरी के आरोप में उसकी जम करके पिटाई कर दी गई। हालांकि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल लेकर आई, लेकिन इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और बच्चा चोरी के शक में कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह भी एक घटना गुमला में सामने आई थी, जहां पे महिला को ग्रामीणों के द्वारा में बच्चा चोरी के शक में पकड़ा गया था। हालांकि उसे पुलिस ने समय रहते छुड़ा करके अपने साथ ले गई थी। तो ये पूरा मान सकते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह के कारण जो महिलाओं की जान चली जा रही है, इसको लेकर के पुलिस के द्वारा भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऐसी कुछ भी घटना होती है तो तुरंत आप पुलिस को संपर्क करें। लेकिन जो ग्रामीण है वो मानने को तैयार नहीं है और उसी का आज जो नतीजा है, जो आज एक विक्षिप्त महिला की कहीं ना कहीं मौत हो गई और महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान कराने की कोशिश कर रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और सिवान से बड़ी खबर, जहां 6 लाख के सोने के गहने लेकर चोर फरार हो गए। ग्राहक बनकर बदमाश आए थे। महाराजगंज के पुरानी बाजार की घटना सामने आई है, जहां दुकान से सोने की चेन लेकर ये फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। तो 6 लाख के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। ग्राहक बनकर के बदमाश आए थे। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना सामने आई है, जहां वो देखिए कैसे 6 लाख के सोने के गहने लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैठे थे 2 बजे के आसपास, एक लड़का नया आया, लंबा सा, सामने पतला करके, और हमसे बोला कि माँ दुर्गा जी का लॉकेट दिखाइए। हमने दिखाने लगा तो डब्बा का कि डब्बा निकालिए। डब्बा निकाल कर हम रखे हैं, थोड़ा सा हम साइड में और कुछ निकालने के लिए झुके हैं तो एक तो सिकड़ी का डब्बा था, प्लास्टिक के डब्बा में सिकड़ी रखा हुआ था। 7 पीस निकाल करके चला गया। पटना में 2 दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने किया है। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहे, जहां दोनों डिप्टी सीएम ने यह बताया है कि बिहार सरकार अगले 5 साल में
25 शुगर मिल चालू करने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अब रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, पलायन अब लोगों की मजबूरी नहीं रहेगी। सरकार किसान और युवाओं के लिए काम कर रही है ताकि किसी भी युवा को अब बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नियत से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी नीतीश जी का समृद्ध बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान जंग पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तमाम हलचल के बीच अब से कुछ घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया है। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे की बातचीत हुई है। खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया है और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी रहा है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया है कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है, यानी रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके। Obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी गई है। दुनिया को बंधक नहीं बनने देंगे, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बता दें कि ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम भुगतेगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे तो दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी गई है। दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी ईरान को दी गई। तो ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी दी गई है। ट्रंप की ईरान को ये चेतावनी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ऑयल शिप रोका तो अंजाम भुगतेगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चेतावनी ईरान को दी गई। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन नहीं बल्कि 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल के दिनों में यह देखा गया था कि कई लोग जरूरत नहीं होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि वेटिंग पीरियड बढ़ाने से अनावश्यक बुकिंग पर लगाम लगेगी और जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में गैस की जरूरत है उन्हें समय पर सिलेंडर मिल सकेगा। तो 21 दिन के बजाय अब 25 दिन की वेटिंग पीरियड कर दी गई है और 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक होगा। चूंकि अब लगातार जिस तरीके से युद्ध जारी है और इस युद्ध के बीच इसका सीधा असर जो है वो गैस सिलेंडर पर पड़ रहा है, तेलों के दाम पर पड़ा है और ऐसे में अनावश्यक तरीके से लोग बुकिंग ना करें। जिनको जरूरत ना हो वो बुकिंग ना करें ताकि खपत कम की जा सके और इसी को लेकर के वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जमाखोरी भी ना हो सके इन सिलेंडरों का, इसको लेकर भी एहतियातन कदम उठाए गए। चलिए सियासी खबर का रुख करते हैं। तो लोकसभा में आज विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया है। विपक्षी सांसदों ने जहां इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के विदेश नीति पर सवाल उठाए, वहीं सरकार का यह कहना है कि वो हर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष ही चर्चा से भाग रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा है कि खाड़ी संकट पर पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया।
हंगामे और नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री ने अमेरिका ईरान युद्ध पर लोकसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की जंग को लेकर कहा कि खाड़ी संकट पर पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Chairman Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं। अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इजराइल ईरान युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति साफ नहीं है। More important is the issue relating to the common people of this country. Fuel prices are rising day by day, and Gulf countries people are very much worried about their future. You see that Western countries how they are doing all this war situation. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के प्रमुख से खुद बातचीत की है। हमने ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। Would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. विपक्षी सांसदों ने जहां इजराइल ईरान युद्ध को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाए, वहीं सरकार का कहना है कि वो हर चीज को तैयार है, लेकिन विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आज नियमों के अनुसार अनुमति दे रही है जब किया गया। शेखपुरा में 14 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आयोजन होगा। इस दौरान वो बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव पहुंचेंगे, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे और जमीनी हकीकत का निरीक्षण करेंगे। राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच भी मुख्यमंत्री का ध्यान बिहार के विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार का सियासत जरूर गर्म है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री विकास योजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका समृद्धि यात्रा फिर से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में 14 मार्च को संभावित है तिथि निर्धारित की गई है। जो मंत्रिमंडल बिहार सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक 14 मार्च को यहाँ आएंगे और कई योजनाओं को, ये सरवा गाँव है, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का सरवा गाँव, जहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत निर्धारित हो चुका है समय 14 मार्च को शेखपुरा के सरवा गाँव से। क्या तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने आकलन कर लिया है और उसके लिए जितने भी फोर्स और पदाधिकारी की आवश्यकता है उसका भी डिमांड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा के क्रम में शेखपुरा में जो आगमन है वो अभी 14 तारीख को ऑफिशियल डेट आया है और उसकी तैयारी में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। सरवा में हाई स्कूल का विजिट होगा माननीय के द्वारा, हम लोग ने जो प्रस्ताव किया है, और सरवा में ही पंचायत सरकार भवन का विजिट एवं उद्घाटन होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं, शमियाना लगाया जा रहा है, जहां रुकेंगे मुख्यमंत्री जी और बैठकें आयोजित होगी। विभिन्न वरीय अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी, विकास योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 11 मार्च को अररिया पहुंचेंगे। सीएम अररिया में एएनएम, जीएनएम और पारा मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं अन्य कई योजनाओं के लोकार्पण के बाद सीएम जिले में विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पद पर रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास का काम किया है उसे बिहार कभी भूल नहीं सकता है। जो काम किया है, बिहार का जो तकदीर और तस्वीर बदला है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह बिहार कभी भी नहीं भुला सकता है। जब तक नीतीश जी पद में रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश एक विचार है, एक सोच है। उन्होंने जो बिहार हित में काम किया है वह दिखता है। आज चारों तरफ रोड, पुल, सड़क, बिजली, गांव-गांव सड़कें, महिलाओं को साइकिल योजना, बच्चियों को। देखिए, पलामू से बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने टोल टैक्स वसूली का विरोध किया। दरअसल 4 लेन सड़क निर्माण कार्य अधूरा है और उसके बावजूद टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के विरोध तेज हो गया है, जिससे कई जगहों पर प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है और इसके बावजूद टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर सड़क अधूरी है, कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी भी सही तरीके से नहीं बनी है। ऐसे में टोल वसूली करना आम लोगों के साथ गलत है। इधर इस मामले में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का यह दावा है कि जो सड़क का कुछ निर्माण नहीं हुआ है उसे 4 महीने में पूरा किया जाएगा। ये जो परियोजना है भोगू से शंखा, ये 49.3 किलोमीटर की परियोजना है। इस परियोजना में 80% मतलब 41 किलोमीटर रोड सड़क 4 लेन बन गई है, जबकि हम लोग 31.5 किलोमीटर का ही टोल टैक्स ले रहे हैं, पूरे का भी टोल नहीं ले रहे हैं, कम ही। मौजूद हूँ मेदिनीनगर के चियाकी में, जहाँ ठीक मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि ये टोल प्लाजा है। भोगू से शंखा ये 4 लेन का निर्माण NHAI द्वारा ये किया गया है। हालांकि अभी कई जगह पर सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, उसके बाद भी ये जो दुबिया खाड़ में टोल प्लाजा बनाया गया है, यहाँ पे टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया है, जिसका लगातार स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। प्लेट बना नहीं है। पहला चीज हम यहाँ से मुश्किल से 0 करके हम आए हुए हैं, 3 किलोमीटर चले हैं मात्र, और 3 किलोमीटर में टोल है। और अभी यहाँ से आप जाइएगा महज 1 किलोमीटर जाइएगा, रोड खत्म, रोड कुछ है ही नहीं है। अगर कंप्लीट रोड बने तब ना टोल देने में बढ़िया है। हम लोग लोकल हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार हमको जाना आना है, तो अब अपने पास ही अपना शक्ति के प्रयोग करके और जबरदस्ती अपना वसूल कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो कमजोर हैं, हम लोग के पास तो शक्ति नहीं है कि इनके साथ हम लड़ लेंगे। देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कितना जल्द संज्ञान लेते हैं और जो स्थानीय लोगों का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।